अब जरा तमिलनाडु की बात करते हैं। प्रधानमंत्री लगातार धुआंधार दौरे तमिलनाडु में कर रहे हैं और तमिलनाडु के अंदर क्या भाजपा कोई करिश्मा करेगी? अब तो लोगों ने यह बात कहना शुरू कर दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा डबल डिजिट में बीजेपी का वोट आ रहा है, इसको नोट करके रख लीजिए। एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट ने और कहा कमाल बीजेपी वहां पर कर रही है। इस वक्त मुझे व्यूअर्स रिएक्शन भेज रहे हैं कि 22 सीटें 20 सीटें भी भाजपा क्या वहां पर निकाल लेगी, उनको ऐसा लगता है। और ऐसा कोयम्बटूर में इस वक्त प्रधानमंत्री की सभा चल रही है। कोयम्बटूर से प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई वो चुनाव लड़ रहे हैं और कोयम्बटूर में दूसरी बार प्रधानमंत्री गए अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर एक प्रत्याशी के लिए। दूसरी बार उस सभा में वो वहां पर जो है पहले रोड शो किया था, अब सभा कर रहे हैं। थोड़ा सुनते हैं क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री। அன்பர்களே, இப்ப நான் பார்க்கிறேன் தமிழ்நாட்டில் போகிற பக்கம் எல்லாம் எங்க பார்த்தாலும் பிஜேபியோட ஆதிக்கம் மிக தெளிவாக தெரிகிறது. நாட்டு மக்கள் எல்லாம் பேச தொடங்கிட்டாங்க. என்னன்னா திமுகவுக்கு விடை கொடுத்து வீட்டுக்கு அனுப்புற ஒரு உத்வேகம் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு மட்டும்தான் இருக்கு. என்டிஏ கூட்டணியால மட்டும்தான் இது சாத்தியம் அப்படின்னு மொத்த தமிழகம் சொல்லுது. அதனாலதான் நாம சொல்றோம் மீண்டும் மோடி, மீண்டும் மோடி, மீண்டும் மோடி. साथियों, डीएमके और कांग्रेस जैसी फैमिली पार्टियों का एक ही एजेंडा रहता है, किसी भी तरह झूठ बोलकर सरकार में बने रहो। कांग्रेस ने इतने दशकों तक गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबी नहीं हटी। ये एनडीए सरकार है जिसने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। நண்பர்களே, இந்த திமுக காங்கிரஸ் ஆகிய இந்த வம்சாவளி பரம்பரை கட்சி எல்லாம் இருக்கு பாருங்க, இவங்களுக்கு ஒரே ஒரு குறிக்கோள் தான் இருக்கு. எப்படியாவது பொய் சொல்லி மக்களை ஏமாத்தி தொடர்ந்து நம்ம ஆட்சியில இருக்கணுங்கிறது மட்டும்தான் அவங்களோட ஒரே குறிக்கோள். இப்படி பல தலைமுறைகளாக ஆட்சியில இருந்த இவங்க அடிக்கடி சொல்றது என்ன தெரியுங்களா? வறுமையை ஒழிப்போம், வறுமையை ஒழிப்போம்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா அவங்க இத்தனை காலம் ஆட்சி செய்தும் நாட்டிலிருந்து வறுமை நீங்கவில்லை. ஆனால் நமது தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசு ஆட்சிக்கு வந்த உடனேயே செய்த வேலை 25 கோடி மக்களை வறுமையிலிருந்து மீட்டிருக்கிறோம். कांग्रेस डीएमके के इंडी अलायंस ने दशकों तक एससी, एसटी, ओबीसी समाज के करोड़ों लोगों को मकान, बिजली, पानी के लिए तरसा कर रखा, क्योंकि इनकी सोच थी कि सबको मकान, बिजली नहीं मिल सकता। लेकिन बीजेपी सरकार ने करोड़ों गरीबों को पीएम आवास दिया, हर गांव तक बिजली पहुंचाई, 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन दिया और इनमें अधिकांश एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोग हैं। प्रधानमंत्री मोदी कोयम्बटूर में बोल रहे हैं कि अन्नामलाई जहां से इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं और उनके निशाने पर कांग्रेस और डीएमके है। मैं पूछ रहा था यहां अभी समीर जी से कितना वोट पिछली बार भाजपा को मिला था, जरा बता दीजिए। 3.7% वोट बैंक 2019 के अंदर। अब इस बार क्या सब लोग कह रहे हैं डबल डिजिट में वोट जा सकता है? बिल्कुल, इस बार भारतीय जनता पार्टी 15% वोट बैंक पे बिल्कुल पहुंच सकती है इस बार, और बहुत जमीनी स्तर पर तैयारी। और पहली बार तमिलनाडु के अंदर जितने बूथ है, हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैडर को तैयार कर लिया है। और जो भी प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई, इन्होंने 6 महीने पूरे तमिलनाडु की यात्रा की थी। एन मन एन मक्कल, मेरे लोग मेरे भूमि, और 39 जो लोकसभा सीटें पूरी उन्होंने कवर की। उसके अंदर
मुझे ऐसा लगता है कि उसका बहुत असर हुआ है उसके अंदर। वो जिस जाति से आते हैं, गुंडारा विल्लार जाति से आते हैं, उसका भी एक बड़ा वोट बैंक रहा है। पलानी स्वामी जो AIADM के क्या मुख्यमंत्री रहे, उसी जाति से आते हैं। इस बार तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा चमत्कार करने जा रही है। प्रधानमंत्री की योजना और अन्नामलाई युवाओं के अंदर बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। जिस तरीके से वो लगातार AIADMK के ऊपर अटैक कर रहे हैं, DMK के ऊपर अटैक कर रहे हैं, कांग्रेस पे अटैक कर रहे हैं, रोज पत्रकार वार्ता करते हैं और रोज सुर्खियों में रहते हैं वहां पर। ये तय इस बार भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में एक बार सर कुछ एक तुलना चमत्कार की थी, करेगी। इसी प्रोग्राम में की थी कि तमिलनाडु को एक चट्टान के जैसा समझिए भाजपा के लिए। ये चट्टान तोड़नी है उनको और लगातार प्रहार हो रहा है, लगातार प्रधानमंत्री प्रहार कर रहे हैं कि ये चट्टान टूटे। लेकिन प्रधानमंत्री ने वो चट्टान तोड़ने का ही काम किया है, तोड़ दिया है। देखिए 40 मंत्रियों को डिप्यूट किया तमिलनाडु के लिए और कोई 400 से ज्यादा उनके विजिट हो चुके हैं, 400। प्रधानमंत्री पिछले 2 महीनों के अंदर 7-8 बार जा चुके हैं वहां पे। ये किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रधानमंत्री एक कैंडिडेट के लिए 2 बार इलेक्शन कैंपेन के लिए नहीं जाते, यहां जा रहे हैं। 5-6 ऐसी सीटें हैं जिन पर इनके बहुत इंपॉर्टेंट सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को चांसेस हैं। लेकिन ये तब है, एक और बात इसमें जिक्र कर देना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी AIADMK के अलग लड़ती थी तो वहां पर वोटों का परसेंटेज इसका बेहतर होता था। इनके साथ लड़ने के बाद पिछली दफा इनका परफॉर्मेंस ज्यादा खराब हुआ। तो यह भी एक कारण रहा है कि AIADMK तो का एक हिस्सा तो चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़े, लेकिन एक हिस्सा जो डोमिनेंट हिस्सा था वो नहीं चाहती। अब इंपॉर्टेंट हुआ है कि तमिलनाडु की राजनीति में आज के दिन में 3 कोएलिशन है। एक तो AIADMK का कोएलिशन है, उसमें भी 7-8 पार्टियां हैं। जो AIADMK है उसमें भी 5 पार्टियां हैं और भारतीय जनता पार्टी ने वही प्रयोग किया है जो 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में प्रयोग किया था। छोटे-छोटे दलों के छोटे-छोटे दल थे, दल जुड़े साथ में। उसका सोशल कोएलिशन बनाया था, वो इंपॉर्टेंट था। 9 दल को भारतीय जनता आपको लग रहा है पार्टी ने, तमिलनाडु की मुझे लगता है कि पहुंच गए। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को चौंकाने वाला परिणाम आप वहां से आप देख सकते हैं। आप कह सकते हैं हिंदुस्तान में जो बीजेपी के लिए जो सबसे टफ रीजन रहा होगा वो तमिलनाडु था। देखिए ऐसा है, देखिए इस चीज को इस तरह से समझना चाहिए कि तमिलनाडु कोई बीजेपी के लिए नई भूमि नहीं है, ये बिल्कुल न समझिए। 98 में 3 सीटें, 99 में 4 सीटें, ऐसा नहीं कि जीत नहीं पाए हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जहां तक हम कोयम्बटूर की बात करते हैं, कोयम्बटूर बीजेपी ने 98 में भी जीता, 99 में भी जीता, यहाँ असेंबली 2021 में भी जीती। तो जहां तक कोयम्बटूर की बात है वहां पे आधार है। दूसरी बात देखिए, आप इसको इस तरह से समझिए कि बीजेपी को ज्यादातर सीटें साउथ में कर्नाटक से आती हैं और ये तब कब से शुरू हुआ, जब से वहां पर येदुरप्पा ने कमान संभाली। येदुरप्पा ने किस तरह से लिंगायत वोट को बीजेपी की तरफ मोड़ा, ये अपने आप में एग्जाम्पल है। और ये दिखाता है कि जब तक आपके पास क्षेत्र का एक बड़ा नेता जो है वो कहीं नहीं होता है, तो आप वहां पे आधार वो नहीं अन्नामलाई के अन्नामलाई पहली बार मिल गए उनको मिले हैं, जो कि वहां पर बीजेपी का जो टर्न अराउंड है वो कर सकते। वो आप पैन तमिलनाडु पॉपुलर लीडर मानते हैं उनको? मैं बिल्कुल मानता हूँ, कन्नामलाई को बिल्कुल मानता हूँ। अच्छा ठीक है। हर्षवर्धन जी, तमिलनाडु में प्रधानमंत्री का इतना जोर और 400 लाने के लिए तो ये जरूरी है कि तमिलनाडु में कुछ हो। देखिए मुझे लगता है कि एक बात की सबसे पहले प्रशंसा करके ये बात करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। सही। मैं इस बात को, ये वाली चर्चा तो मैं बाद में हमेशा करता हूं कि कोई नेता है, कोई राजनीतिक दल है तो वो निश्चित तौर पर ये कोशिश तो करेगा ही नहीं भाई। जहां उसकी पार्टी की स्थिति नहीं ठीक है, जहां वो एक सीट जीतना मुश्किल होता है, बमुश्किल कन्याकुमारी एक बार राधाकृष्णन जी जीते थे फिर हार गए, लेकिन वो कोशिश कर रहा है। और उससे बड़ी कोशिश ये कर रहा है कि जो 60-70 के दशक में 1967 के बाद से कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल छोड़ दिया, दक्षिण भारत के राज्यों को द्रविडियन पार्टीज की कृपा पर छोड़ दिया। एंटी हिंदी, एंटी हिंदू, एंटी नॉर्थ इंडिया, एंटी संस्कृत, हर तरह से भारत विरोधी विचार को वहां पनपने दिया। वहां नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, AIADMK दोनों के लिए कह रहे हैं पूरी तरह से द्रविडियन पॉलिटिक्स है ही वही। द्रविडियन पॉलिटिक्स पूरी तरह से वही है जो ये कहती है कि तमिल संस्कृति श्रेष्ठ है, हम सबसे अलग हैं, हम भारत से अलग हैं। और नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? संस्कृत और तमिल दोनों इस देश की महान भाषाएं हैं। वो कहते हैं कि तमिल संस्कृति में जो चीजें थी उसको धीरे धीरे करके किनारे कर दिया। और देखिए नुकसान कितना बड़ा हुआ। हम तो जब जाते हैं तो कोई हिंदू जाएगा तो क्या करेगा भैया, गंगा नहाएगा, गंगा सागर जाएगा। अब हम गंगा कह रहे हैं तो चाहे काशी कह लीजिए, प्रयाग कह लीजिए, हरिद्वार कह लीजिए, और जब गंगा सागर कह रहे हैं तो पश्चिम बंगाल जाएगा, लेकिन रामेश्वरम जरूर जाएगा, वो भगवान वेंकटेश का दर्शन करने जरूर जाएगा,
वो मीनाक्षी टेम्पल जरूर जाएगा। अब इस देश को कैसे बांट दिया? नहीं नहीं, ये तो ब्राह्मणिकल वाला है, ये उत्तर भारत वाला है। नरेंद्र मोदी वो प्रयास कर रहे हैं जिसको आप तमिल काशी संगमम के तौर पर देखते हैं, सौराष्ट्र तमिल संगमम के तौर पर देखते हैं, और वो जाकर बार बार कह रहे हैं कि ये एक देश एक संस्कृति है, हम आपके पास आ रहे हैं। अब उसका राजनीतिक लाभ कितना होगा ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन एक चीज देखिए, एआईडीएमके लगभग पूरी तरह समाप्त हो रही है। वो एक बड़ा वर्ग है जो देख रहा है कि उसको लगता है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी उस जगह पे आ सकती है। दूसरा, जो राष्ट्रीय पार्टी की भूमिका थी वो कांग्रेस नहीं निभा पाई, नेशनल अल्टरनेटिव के तौर पर भाजपा वहां खड़ी हो रही है। और इसको इससे देखें कि 2009 में भारतीय जनता पार्टी की 1 सीट पश्चिम बंगाल, 2014 में 2 सीट, उसके बाद कितनी सीट आती हैं? 18 सीटें। अब आप उसी तरह से तमिलनाडु को जोड़िए, ऐसे ही आप ओडिशा की बात कर लीजिए, ऐसे ही आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर लीजिए। त्रिपुरा में तो आप कहीं थे ही नहीं, आप हरियाणा में कोई आपको पूछता नहीं था। अच्छा। तो कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी उन जगहों पर जाकर बात कर रहे हैं कि आप अगर नेशनल अल्टरनेटिव की बात करते हैं, और वो कहीं नहीं कहते। अब तो डर उनको ये लगने लगा है ना कि कहीं दूसरी मतलब एक जो कोशिश राहुल गांधी करते थे कि दक्षिण उत्तर का भेद करें, तो अब उन लोगों को यह भी डर लगता है कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से आके यहाँ वेस्टी पहन के जिस तरह से इंटरव्यू देते हैं, पहला इंटरव्यू भी उन्होंने एक दक्षिण भारतीय, मेरा आपसे सवाल ये है, व्यूअर्स भी शायद जानना चाहते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में एक फोर्स क्यों नहीं बन पाई? इन्होंने पहले प्रयास नहीं किए इसीलिए, क्योंकि अगर नेशनल सेंटिमेंट आप कह रहे हैं जो कि वहां नहीं चल, वहां उसको जोड़ने की कोशिश है, तो कांग्रेस तो थी ना वहां शुरुआत से, कांग्रेस तो थी, कांग्रेस की कॉस्ट पर द्रविडियन पॉलिटिक्स चली। देखिए, कांग्रेस ने हर राज्य में ये एक बड़ी गलती की और उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। बीजेपी का विचार क्यों वहां पर स्वीकार्य नहीं था अब तक? मैं बड़ा लीडर ही नहीं था। रीजनल सेंटिमेंट को कांग्रेस ने अलग तरीके से पलने बढ़ने दिया। जैसे उदाहरण के लिए ओरिजिनल सेंटिमेंट उसने कहा ठीक है भाई चलो तमिल सेंटिमेंट यहां बढ़ने दो, नॉर्थ ईस्ट में पूर्वोत्तर का सेंटिमेंट बढ़ने दो, आप कश्मीर चले जाइए, जम्मू कश्मीर का सेंटिमेंट बढ़ने दो, और तो और नक्सली इस देश के कई राज्यों में कई जिलों में रहते रहे, कहो ठीक है उसको थोड़ा सा संभाले रहो, हमारी सत्ता बनी रहे, एनटी में कुछ कुछ चलता रहे। अभी 3 दिन पहले की खबर है, बस्तर में एक राम सीता का मंदिर है, अभी उसको सीआरपीएफ के लोगों ने मुक्त कराया। अब जाकर जो 1970 में जो मंदिर बना था, अब जाकर 3 दिन 4 दिन पहले वहां मेरा सवाल का जवाब नहीं मिला। मैं वहीं आ, बीजेपी क्यों वहां पर एक्सेप्टेबल नहीं थी? भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही वहां इस स्थिति में नहीं थी। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी की कोशिश की बात करेंगे तो 1984 में जब भारतीय जनता पार्टी 2 सांसद वाली पार्टी थी, तो कोई वो अटल अडवाणी नहीं थे। 1984 में आंध्र प्रदेश से एक सांसद जीते थे जो संघ के प्रचारक थे, वो वहां से चुनाव जीते थे। वो प्रयास कर रही थी, लेकिन चूंकि राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर कांग्रेस पार्टी थी और दूसरी पार्टियां कह रही थी कि ये हिंदी पार्टी है, ये उधर से आ रही, ये हमारे खिलाफ एंटी हिंदी और क्या एंटी हिंदू भी सेंटिमेंट था? हिंदू एंटी हिंदू सेंटिमेंट समझ में नहीं आता, क्यों होगा तमिलनाडु में एंटी हिंदू सेंटिमेंट? एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स नहीं, बट एक ब्राह्मणिकल फोर्स जिसको कहते हैं, द्रविडियन पॉलिटिक्स जो है वो खास करके ब्राह्मण सर वहां नहीं रहते क्या? नहीं, ब्राह्मण वहां पर रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। आप जयललिता खुद ब्राह्मण कम्युनिटी से थी और उसका नेतृत्व कर रही थी। लेकिन जो द्रविडियन मूवमेंट था, आप देखेंगे कि द्रविडियन मूवमेंट ने कांग्रेस को रिप्लेस किया और फिर कांग्रेस पार्टी वहां पर खड़ी नहीं हुई। जो भी हुआ वो 2 द्रविडियन पॉलिटिक्स ही है, चाहे वो जयललिता की हो, द्रविडियन मूवमेंट से जयललिता की पार्टी भी वहीं से निकल करके आई थी, कोई बाहर से निकल करके नहीं आई थी, द्रविडियन मूवमेंट से ही वहां पर आई थी। और ये बिल्कुल सही है कि ये एंटी हिंदू तो नहीं था, लेकिन फिर भी हिंदू विरोध पर था। हिंदू विरोध मैं इसलिए कह रहा हूं कि हिंदू का जो ये मान करके जिसको हम परिभाषित करते हैं कि ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ का आप कह सकते हैं। ऐसे क्या आप समझते हैं ये सारे के सारे स्टालिन वगैरह क्या है, बाकी और क्या है? हिंदू पार्टी, हिंदू को लोग ही होता है। या तो लेकिन तो समझता हूं या तो एथीस्ट है शायद, लेकिन शायद स्टालिन के बेटे जो हैं वो शायद क्रिश्चियन। देखिए, स्टालिन के बेटे और ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे वहां पर, क्रिश्चियंस मिल जाएंगे, लेकिन जो दलित वगैरह वर्ग है वो हिंदू कम्युनिटी से ही है, लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मणिकल मनुवाद से इसको जोड़ करके रखा गया। और जो आपने शुरू में कहा है ना, ये तो आर्यन इन्वेजन थियरी से इन लोगों ने शुरू किया था, ये अंग्रेजों ने शुरू किया था, द्रविडियन मूवमेंट ने वहां से उठाया और उसके खिलाफ जो है वो अंग्रेजी उनको स्वीकार हो गया था उस समय। 1938 की मैं बात कर रहा हूं, 1938 से पूरा का पूरा ये मूवमेंट शुरू हुआ। ठीक है, बाद में जाकर के ये इतना ज्यादा
एंटी जिसे भारतीय आप कह सकते हैं, एंटी 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 हिंदी कह सकते हैं, आप एंटी सहमत उत्तर हैं जो इन्होंने भारतीय। कहा कि बीजेपी का प्रयास केवल राजनीति को छोड़ दें, अगर एक नेशनल पार्टी का तमिलनाडु में एक फोर्स बन जाना नेशनल इंटीग्रेशन के लिए और मजबूत करने के लिए बेहतर है। मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए कि ये पूरे देश में एक हिस्सा जो है क्षेत्रवाद से यदि ग्रसित रहेगा तो वो नेशनल इंटीग्रेशन के खिलाफ ही जाएगा। चलिए, एक बात एक छूट गई थी जरा महाराष्ट्र वाली, मैं आपको बार बार अजीत पवार की बात सुनवाना चाह रहा हूं। अजीत पवार ने कहा यहां से बेटी को जिता चुके हो, पिता को जिता चुके हो, मुझे यहां भतीजे को जिता चुके हो, बहू को जिताओ, तो महाराष्ट्र में क्या वो कमाल होगा? बारामती में जो अमेठी में हो गया था, क्या बारामती में होगा? सुनते हैं जरा अजीत पवार। आणि फार तर असाही मनात विचार आला की 3 वेळेला खासदारकीला 91ला खासदारकीला लेकाला निवडून दिलं म्हणजे मला, नंतर वडिलांना निवडून दिलं म्हणजे साहेबांना, नंतर लेकीला निवडून दिलं 3 वेळेला म्हणजे सुप्रियाला, आता सुनेला निवडून द्या, सगळी फिटामफाट, वडील पण खुश, लेक पण खुश, कन्याही खुश आणि सुनही खुश आणि तुम्ही खुश। मित्रांनो, ही निवडणूक देशाच्या 140 कोटी जनतेच्या भवितव्याची आहे। जनता के लिए बहू को जिताना है। क्या क्या बोले? 140 करोड़ की जनता के भविष्य के लिए बहू को जिताना है इस बार बारामती। अच्छा। वो हाथ मजबूत करेगी 140 करोड़ क्या की बोला जनता उन्होंने? का। आपने मुझे भतीजे को जिता दिया, भतीजे को विधायक बनाया, सांसद बनाया। शरद पवार के लिए बोले कि उन्हें आपने यहाँ से सांसद बनाया, पिता विधायक बोला बनाया। क्या इन्होंने? शरद पवार के लिए बोला, पिता बोला? हाँ, चाचा को कि आपने उनको बनाया, विधायक को सांसद बनाया, उनकी बेटी को आपने सांसद बनाया, तो अब बहू को भी आप बना दीजिए। जब परिवार में इतने लोगों को दिया है तो बहू भी आपकी परिवार की, आप उसको भी सांसद बना दो, सब खुश हो जाएंगे। सब खुश हो जाएंगे बोले। ठीक है, तो बारामती में खुश हो रहे हैं क्या? बहू जीत रही है क्या? देखिए, बहुत मुश्किल है, बहुत अच्छी फाइट होगी दोनों के बीच। ये कह देना कि अजित पवार के कारण सुप्रिया सुले एकदम चुनाव हार जाएगी, ये आसान नहीं है। शरद पवार का अपना एक वहां पर एक वजूद है और पूरा बारामती इस बात को जानता है कि आज बारामती के अंदर जो सुख और सुविधा है वो शरद पवार की देन है। शरद पवार के कारण उसका परिवार राजनीति में सक्रिय हुआ है। लेकिन ये बात भी चाहिए कि आज बारामती में लंबे समय से अजित पवार संगठन देखते रहे, उनका एक बड़ा फॉलोवर्ग है, उनका बहुत संगठन मजबूत है। मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, शायद व्यूअर्स के लिए भी, ये कैसे कर लेते हैं ये बाहर निकल करके राजनीतिक हमला, मुंह खोल दूंगा तो कहीं के नहीं रहोगे, और फिर पिता भी बता देंगे चाचा को, बहन भी बोल देंगे सुप्रिया सुले को, और सुप्रिया सुले और इनकी बहू भी कह देंगे वो परिवार तो हमारा सब ठीक है, बाहर निकल के सब कुछ गाली गलौज हो जाएगी, परिवार हमारा सब ठीक है। ये कैसे हो जाता है? देखिए, परिवार के लिए इनको कहना इसलिए भी मजबूरी है कि इस परिवार का इतना बड़ा व्यवसाय फैला हुआ है सबका, और सबका हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब पार्टनर है बिजनेस में। सुनीता पवार और सुप्रिया सुले बिजनेस में पार्टनर है, अजित पवार और शरद पवार बिजनेस में पार्टनर है, ये आपस में बिजनेस में पार्टनर है। जितनी शुगर लॉबी है, नहीं वही कह रहा हूँ, गाना 70-80 के दशक का कब का है ना कि ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट, सबसे बड़ा रुपया भैया। तो ये कभी भी सड़क पर नहीं लड़ेंगे क्योंकि और बारामती में तो रुपया ही है, ये कोई सीधी बात तो है नहीं। परिवार टूटने नहीं देगा। सौरभ जी, मैं आपको बताता हूँ 12 ऐसी कंपनियां हैं जिसके अंदर शरद पवार, अजित पवार, सुनेत्रा पवार और अजित पवार के बेटे पार्थ पवार पार्टनर है उसके अंदर, और पूरा पैसों का हिसाब किताब ये परिवार पवार कंट्रोल करता है, चाहे वो वहां की शुगर लॉबी हो, चाहे वहां की एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, सब कुछ ये परिवार कंट्रोल करता है। राजनीति में कई बार आप देखेंगे कि कार्य विभाजन बड़ा शानदार होता है। एक जो है वो कम्युनिस्ट मूवमेंट के साथ जुड़ गया, दूसरा कांग्रेस से हो गया, तीसरा जो है बिहार की राजनीति में, बिहार में एक बार जितने जमींदार लोग थे वो सारे कम्युनिस्ट मूवमेंट से जुड़ गए, उनको अपनी जमीन बचानी थी, तो जमींदार कम्युनिस्ट हो गया। सर जमीन से एक बात बता दूं, सर जमीन से एक बात, सारे आप सीपीआई को देखिए, सीपीआई जो है वो जितना भी आप मध्य बिहार आप देखेंगे तो ये सारे बेगूसराय आप देखिए, बेगूसराय कहा जाता था, लेनिनग्राद माना जाता, लेनिनग्राद बोलते, लेनिनग्राद बोला जाता था, बिहार का लेनिनग्राद माना जाता था। आपको सीपीआई का गढ़ था, सीपीआई का गढ़ था, कौन लोग थे वहां? सारे बड़े बड़े भूमिहार उसके। इन्होंने जमीन का जिक्र किया तो 800 एकड़ जमीन जो है वो इस परिवार की वहां पर एग्रीकल्चर की 800 एकड़ जमीन शरद पवार के परिवार की, और ये सब उसके अंदर हिस्सेदार है, तो सत्ता तो बांट लेंगे, जमीन कैसे बांटेंगे? नहीं, गोभी की खेती के आयात से करोड़ों वहीं से आया था। प्याज, गोभी की खेती, किसकी खेती थी? गोभी और किस चीज की खेती ना? तो वाला सही है, बाहर लड़ो, बाकी परिवार में नोट शरद पवार पहले से ही महाराष्ट्र में बहुत ही ऊंचे कद के नेता माने जाते हैं।
बहुत बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े नेताओं को मैंने उनके पांव छूते देखा है। राजनीति में बताइए तो एक आध नाम तो लीजिए। उनको गुरु मानते हैं बहुत सारे लोग। तो मुझे नहीं लगता कि शरद पवार जिस तरह की स्थिति में हैं, जिस तरह पावरफुल हैं, वो बारामती की सीट जो है अपनी बेटी के अलावा किसी को जीतने देंगे। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी समझना चाहिए कि महाराष्ट्र की स्थिति कितनी बदली है कि जो शरद पवार के भी गुरु रहे वसंत दादा पाटिल, उनकी सांगली सीट भी अब कांग्रेस नहीं बचा पाई, उद्धव ठाकरे के पास चली गई। समीकरण तो बहुत बदले।